बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूके कॉन्स्टिट्यूशन हम डिस्कस कर रहे थे। यूके कॉन्स्टिट्यूशन में आज हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशंस। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, तो इसलिए मैंने सोचा आज हम इसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में कन्वेंशंस बेसिक रोल प्ले करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि जो कन्वेंशंस हैं ये बरतानवी जो आइन की एक इर्तकाई अमल जो इसने तय किया है, इसमें इसने में बेसिक रोल प्ले किया है। आज हम इसको देखेंगे कि कन्वेंशंस क्या हैं, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, काइंड्स देखेंगे, फिर इसके एम्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्ट ऑफ कन्वेंशंस क्या है, और फिर आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो कन्वेंशंस हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। ये मैं इसलिए पहले लिख देता होता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और फिर इसको आप एक बेहतरीन क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कन्वेंशंस जो हैं इन्होंने ब्रिटिश जो डेमोक्रेसी है या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बेसिक रोल प्ले किया है और कॉन्स्टिट्यूशन का ये सोर्स भी है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें भी कन्वेंशंस ने बेसिक रोल प्ले किया है। अब कन्वेंशंस है क्या? बेसिकली कन्वेंशंस मीन इज्तिमा है, कन्वेंशंस मीन इकट्ठ है, कन्वेंशन मीन इकट्ठे होना है। और कन्वेंशनल लॉ ये है कि जब वो इकट्ठे होने वाले लोग कुछ रूल्स, कुछ प्रैक्टिसेस सेट कर लेते हैं तो वो प्रैक्टिसेस या वो रूल्स उनके लिए एक लॉ बन जाता है। और अगर वहाँ की लेजिस्लेटिव बॉडी, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी उस प्रैक्टिसेस को, उन रूल्स को या उन प्रिंसिपल्स को रिकग्नाइज कर दें या यूं कह सकते हैं कि उसके मतलब कानून साजी कर दें, तो वो जो लॉ बनेगा वो कन्वेंशनल लॉ कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डेफिनेशंस को देखें तो डेफिनेशंस में सबसे पहले तो प्रोफेसर डाइसी हैं। प्रोफेसर डाइसी कहते हैं कि कन्वेंशंस आर दोज कस्टम्स आर अंडरस्टैंडिंग्स as to mode in which the various members of sovereign legislative body should exercise their discretionary authority। प्रोफेसर डाइसी के मुताबिक या प्रोफेसर डाइसी ये कहते हैं कि जो कन्वेंशंस हैं ये दरअसल वो कस्टम्स हैं या वो अंडरस्टैंडिंग्स हैं या वो एक्सेप्टेड रूल्स हैं जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी के मेंबर्स अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करते हुए जो बनाते हैं वो कन्वेंशन कहलाता है। उनका इकट्ठे होना कन्वेंशन कहलाता है। और उसके नतीजे में जो प्रिंसिपल्स बनते हैं, जो उनके एक्सेप्टेड रूल्स हैं या एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस हैं, वो कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस या कन्वेंशनल प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। और अगर वो लॉ बन जाए तो वो कन्वेंशनल लॉ कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक और जूरिस्ट हैं प्रोफेसर J.S. मिल। वो कहते हैं कि कन्वेंशंस आर नॉमिनेटेड एज अनरिटन प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के कॉन्स्टिट्यूशन के अनरिटन जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये नॉमिनेट करते हैं, कन्वेंशन जो हैं ये तय करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको सम अप करें तो कन्वेंशंस को हम कह सकते हैं कि कन्वेंशंस एक इज्तिमा है और वो इज्तिमा है लेजिस्लेटिव बॉडी के मेंबर्स का, जो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करते हुए वो कन्वेंशन मुनक्कद करते हैं, वो इकट्ठ करते हैं और इसके नतीजे में कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स और कुछ प्रैक्टिसेस जो हैं वो सेट कर लेते हैं। और यही अगर आगे चलकर लेजिस्लेटिव बॉडी इसको पास कर दे तो वो कन्वेंशनल लॉ कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आप यूं एक आप मिसाल समझ सकते हैं, जैसे कस्टमरी लॉ है। कस्टमरी लॉ बेस करता है कस्टम्स पर। हमारे पाकिस्तान में आप देखें कि एक बसंत का त्यौहार है। अब बसंत, लाहौर में बसंत मनाई जाती है, तो लाहौरियों का ये एक त्यौहार है, एक कस्टम्स है, एक मेला है। अब इसके रिलेटेड अगर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कोई कानून पास करती है तो वो कस्टमरी लॉ कहलाएगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही
जो कन्वेंशंस के नतीजे में जो लॉ बनेगा वो कन्वेंशनल लॉ कहलाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके काइंड्स को। डियर स्टूडेंट्स, कन्वेंशंस जो हैं, जैसा कि मैंने अभी इसके बारे में बताया कि ये मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी जो है, जो कानून साजी करने का इख्तियार रखने वाली एक बॉडी है, उसके मेंबर्स जब इकट्ठे होकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर लेते हैं तो वही कन्वेंशन लॉ कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कन्वेंशन भी एक्चुअली पार्लियामेंट के अंडर ही होता है, पार्लियामेंट के तहत ही होता है। अभी हम आगे चल के इसके एम्स और ऑब्जेक्ट में देखते हैं कि ये क्यों होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको काइंड से इसकी बता रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट के मेंबर्स ही करते हैं, तो इसकी सबसे पहली काइंड जो है वो पार्लियामेंट एंड एग्जेक्टिव कन्वेंशंस हैं। पार्लियामेंट एंड एग्जेक्टिव के कन्वेंशंस हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, चूंकि पार्लियामेंट को ही एग्जेक्टिव के मामला चलाने होते हैं, तो इसलिए जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो एग्जेक्टिव के रिलेटेड भी कवानीन बना सकते हैं, और एग्जेक्टिव के रिलेटेड अगर कवानीन बनाएंगे तो वो एग्जेक्टिव कन्वेंशंस कहलाते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट या एग्जेक्टिव कन्वेंशंस कहलाते हैं। इसके बाद लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एंड पार्लियामेंट कन्वेंशंस। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, प्रोसेस एंड पार्लियामेंट कन्वेंशंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर कानून साजी के रिलेटेड, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वक्त के साथ साथ कोई ऐसा मामला सामने आता है और सोसाइटी की वो नीड हो, नेसेसिटी हो, ज़रूरत हो, तो उसके मुताबिक अगर कानून साजी करनी है और पार्लियामेंट का इजलास अभी नहीं बुलवाया जा सकता या ऐसा मुमकिन नहीं है, तो पार्लियामेंट के मेंबर्स मिलकर कन्वेंशन के ज़रिए से ये लॉ बना सकते हैं। ठीक है, अगर वो ऐसा लॉ बनाते हैं तो वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कहलाता है, और अगर पार्लियामेंट इसको बाद में पास कर दे तो वो लॉ बन जाता है और वो कन्वेंशन लॉ कहलाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तीसरी जो इसकी किस्म है वो गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव कन्वेंशन है। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट कन्वेंशंस। डियर स्टूडेंट्स, अब पार्लियामेंट के मेंबर ही चूँकि गवर्नमेंट के जो मशीनरी है उसको चलाते हैं। गवर्नमेंट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, मुख्तलिफ अदारे हैं जो कि मुल्क को चलाने के काम करते हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के कुछ अदारे हैं, फिर अदलिया है, इस तरह लोकल बॉडीज़ हैं, तो मुख्तलिफ अदारे हैं। अब इनके रिलेटेड अगर ज़रूरत पड़े और पार्लियामेंट का इजलास अभी ना बुलवाया जा सकता हो, या पार्लियामेंट का इजलास जो है वो इतनी जल्दी ना बुलवाया जा सकता हो और कानून की मतलब कि लॉ की ज़रूरत हो, तो इन इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड अगर पार्लियामेंट के मेंबर कोई कन्वेंशन करते हैं, कोई इकट्ठ करते हैं और उसके नतीजे में कोई प्रिंसिपल्स या कोई प्रैक्टिसेस या कोई रूल्स जो हैं वो बना लेते हैं, तो वो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट कन्वेंशंस कहलाते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर लिया करें। मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम क्वेश्चंस का आंसर करूँ। ठीक है, फर्स्ट था पार्लियामेंट एंड एग्जेक्टिव कन्वेंशंस, जो कि हाउसेस, पार्लियामेंट के हाउसेस का बेसिक काम है। इसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एंड पार्लियामेंट कन्वेंशंस, और तीसरा था गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट कन्वेंशंस। ठीक है, ये तीन इसकी बेसिक काइंड है कन्वेंशंस की। अब हम बात करते हैं एम्स की, ऑब्जेक्ट की ऑफ कन्वेंशंस। कन्वेंशंस के एम, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले टू इंश्योर द सुपरमेसी ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन की सुपरमेसी को कन्वेंशंस के ज़रिए से ही इंश्योर किया गया था। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि एक कन्वेंशंस के ज़रिए से ही पार्लियामेंट को बहुत सारे बादशाह से बहुत सारे इख्तियारात जो हैं वो एक कन्वेंशनल लॉ के नतीजे में या एक कन्वेंशन के ही नतीजे में
पार्लियामेंट को मिले थे, ठीक है। अब इसके साथ साथ टू इंश्योर द सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट के इसकी सुपरमेसी को कायम करने के लिए, इसके बाद टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क के लिए, अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेरी ये सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है कि एक्चुअली जब पार्लियामेंट के पास और बहुत सारे काम हैं करने के लिए, उसने बहुत सारे लॉ के रिलेटेड काम करना है, उसने फाइनेंस के रिलेटेड काम करना है, दूसरे इदारों के रिलेटेड काम करना है, तो इसके साथ साथ ये चूँकि अब फौरी ज़रूरत है सोसाइटी को किसी कानून की, तो ऐसी सूरत में जो लेजिस्लेटिव बॉडी के मेंबर्स हैं वो कन्वेंशन के ज़रिए से लॉ बना लेते हैं। एक तो बर्डन कम हो जाता है, पार्लियामेंट के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाता है, और दूसरा जो है वो जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है या लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो स्मूथली चलता है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में संवारने में बेहतर तरीके से वो ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं टू प्रोवाइड रूल्स फॉर द कोऑपरेशन एंड हार्मोनियस वर्क ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बेहतर तरीके से या उनके काम में कोऑपरेशन और हम आहंगी के लिए ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है जो कि वक्तन फ़वक्तन पार्लियामेंट बनाती है। अब पार्लियामेंट पर बर्डन कम करने के लिए या उसको इस प्रोसेस को मज़ीद स्मूथ करने के लिए जो मेंबर्स हैं वो ये कन्वेंशन करते हैं और इसके नतीजे में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेते हैं। और लास्ट वन में है टू सिक्योर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल, लोगों की विशेस के मुताबिक या लोगों की नीड के मुताबिक या सोसाइटी की नीड्स के मुताबिक अगर कुछ कवानीन की ज़रूरत है या एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजिंग की ज़रूरत है या एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है, तो इसके लिए भी ये बेसिक रोल प्ले करते हैं जो कन्वेंशंस होते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आपको पता चल गया होगा कि इसके मकसद क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और ये क्यों ज़रूरी है, कन्वेंशंस क्यों ज़रूरी है और इन्होंने कैसे बेसिक रोल प्ले किया है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ यूके में। अब ये थोड़े इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस मैंने ढूंढे थे। एक्चुअली लास्ट लेक्चर्स में मैं ये चीज़ें आपसे डिस्कस करता आया हूँ, तो इसलिए उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हाँ, मेरे यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कोई भी लेक्चर देखते हैं ना, वो कोशिश किया करें कि जैसे यूके कॉन्स्टिट्यूशन, यूके एंड यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का कोई लेक्चर देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड ये प्लेलिस्ट में जाएं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो भी देख लिया करें, इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस देखते हैं। सबसे पहले नो वीटो पावर ऑफ क्राउन। क्राउन के पास एक इख्तियार था कि वो जब चाहे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक प्रोसीजर है किसी भी डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, एक प्रोसीजर है लॉ मेकिंग का या कोई भी बिल पास करवाने का। किसी भी हाउस में पेश होता है, वो पास करता है, सेकंड हाउस में जाता है अगर दो ईवानी निज़ाम है, अगर एक ईवानी निज़ाम है तो एक ही हाउस पास करता है और वहाँ का जो वफाक का नुमाइंदा होता है या आप प्रेसिडेंट कह लें, या वहाँ पर चूँकि किंग और क्राउन है तो उसके पास जाता है उसकी असेंट के लिए। अब यही प्रोसीजर चूँकि यूके में था, तो यूके का जो किंग और क्राउन था वो अक्सर औक़ात बिल रोक लेते थे। अब पार्लियामेंट ने और बहुत सारे काम करने होते थे, तो इसलिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का, हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन का इजलास हुआ। इजलास में नहीं, दोनों के मेंबर्स ने एक कन्वेंशन मुनक्कद किया और इसमें यह डिसाइड किया कि वीटो पावर जो है वो किंग और क्राउन के पास वो नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स, वीटो पावर है लेकिन वो यूज़ नहीं करता, ठीक है। यूज़ करने की जो अथॉरिटी है वो उससे ले ली गई है। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये सबसे बड़ी एम्बिग्विटी है कि प्रैक्टिकल जो है
यूके कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी जो है वो कुछ और कहती है, प्रैक्टिकल जो है वो और है। ये प्रैक्टिकल तभी और बना है जब कन्वेंशंस के ज़रिए से बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके बाद कैबिनेट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को जवाब दे है कैबिनेट। ठीक है, ये भी एक कन्वेंशन के नतीजे में ही ये एक रूल बनाया गया था, एक प्रिंसिपल बनाया गया था कि जो कैबिनेट है जिसने एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो जवाबदेह है पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट उससे पूछताछ कर सकती है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट कैबिनेट। अब कैबिनेट के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो लाया जा सकता है और उसका क्या तरीकाकार है, ये मुकम्मल तौर पर उनका कन्वेंशनल लॉ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी बिलोंग्स टू द हाउस ऑफ कॉमन। डियर स्टूडेंट्स ये देखें, अब किसी भी एक डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में ये ज़रूरी है कि जो रूलिंग पर्सन है, जो हुकूमत कर रहा है बंदा, वो ज़रूरी है कि लोगों से इलेक्ट होकर आए। हाँ, अगर वो लोगों से डायरेक्ट इलेक्ट नहीं हुआ तो कम से कम उन लोगों से इलेक्ट हो जो लोगों से इलेक्ट होकर आए हैं। ठीक है, तो फिर ये एक कन्वेंशन मुनक्कद किया गया और ये डिसाइड किया गया जो प्राइम मिनिस्टर है बरतानिया का, यूके का, वो ज़रूरी है कि हाउस ऑफ कॉमन से हो। और हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द सिटीज़न। जो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर्स हैं वो तो डिफरेंट कैटेगरी से आते हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये इनका कन्वेंशनल लॉ है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये इनका प्रिंसिपल है और ये कन्वेंशंस पर मबनी है। ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मस्ट बी हाउस ऑफ कॉमन, के वो हाउस ऑफ कॉमन से होगा। इसके बाद इलेक्शन ऑफ स्पीकर है, स्पीकर का इलेक्शन, री इलेक्शन। स्पीकर इलेक्शन के बाद न्यूट्रल होगा, किसी एक पार्टी को या अपनी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये भी उनका कन्वेंशनल लॉ है। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हाईएस्ट कोर्ट। अब डियर स्टूडेंट पाकिस्तान में जो हाईएस्ट कोर्ट है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन बरतानिया में जो हाईएस्ट कोर्ट है वो वहाँ का हाउस ऑफ लॉर्ड है। हाउस ऑफ लॉर्ड के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर 9 मेंबर्स होते हैं जो कि एज अ जुडिशल अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ वो अदा करते हैं। अब 6 मेंबर के लिए ज़रूरी है कि वो जब भी ऐसा कोई क्रिमिनल केस या सिविल केस आए तो उसके सुनने के लिए 6 जो मेंबर्स हैं वो उनकी समाअत करें। ठीक है, तो इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन का एक तरीकाकार है, जैसे पाकिस्तान में है कि इलेक्शन के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद जो सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी होती है या सबसे ज़्यादा सीट्स लेने वाली पार्टी होती है, उसको सदर जो है वो ऑफ़र करता है कि आप अपना वज़ीर-ए-आज़म जो है वो चुनो, तो वो अपना एक नाम देती है वज़ीर-ए-आज़म का। तो इसके साथ साथ फिर अपोजिशन की पार्टीज़ भी अपने नाम देती हैं। तो ऐसी सूरत में फिर चुनाव का एक तरीकाकार जो है, इलेक्शन का तरीकाकार, वो पार्लियामेंट में होता है। ठीक है, इसी तरह बरतानिया में भी ऐसे ही होता है कि जो सबसे ज़्यादा सीट्स लेने वाला पार्टी होती है, किंग और क्राउन उसको ऑफ़र करता है कि वो गवर्नमेंट बनाए और फिर दोनों तरफ से मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, फिर उनके दरमियान इलेक्शन होता है। तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये उनका कन्वेंशनल लॉ है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर मस्ट बी बिलोंग्स टू हाउस ऑफ कॉमन। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि प्राइम मिनिस्टर एक रूलिंग पर्सन है, एक जो है ना वो हुक्मरान है, होता है, मुल्की जो मामलात हैं उसको इन्हें चलाने होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वो हाउस ऑफ कॉमन से हो या ऐसे ईवान से हो जो कि लोगों से डायरेक्टली इलेक्टेड है। अब मुल्क के जितना भी फाइनेंस है या उसके मामलात हैं वो सारे तो ज़रूरी है ना कि वो फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं वो भी ऐसे लोगों से हों या ऐसे हाउस से हों जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीज़न हो। तो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीज़न जो हाउस है वो हाउस ऑफ कॉमन है, तो इसलिए जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी हाउस ऑफ कॉमन से होते हैं। ठीक है, ये भी उनका कन्वेंशनल लॉ है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, जो ब्रिटिश या यूके कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, आप हुकूमत बनाने का तरीक़ाकार आ गया। ठीक है,
हाईएस्ट कोर्ट आ गई, इसके बाद फाइनेंस आ गया, प्राइम मिनिस्टर आ गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, कैबिनेट जो हुकूमती एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जेक्टिव पावर यूज़ करती है, इसके बाद नो वीटो पावर ऑफ क्राउन। तो ये सारी चीज़ें उनका कन्वेंशन लॉ है, ठीक है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि जो कन्वेंशंस हैं इसने बरतानवी या यूके या इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन को संवारने में बेसिक रोल प्ले किया है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उसकी जो मौजूदा शक्ल है वहाँ तक लाने में जो एक उसने इर्तिकाई अमल तय किया है उसमें कन्वेंशंस ने बेसिक रोल प्ले किया है, एक बुनियादी रोल प्ले किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको कन्वेंशंस के रिलेटेड समझ आ गई होगी। फिर भी इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।